वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री है क्या? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल। कह सकते हैं हम, इट सपोर्ट्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल प्रोसेसेस। क्या इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये हमारी सॉल्यूशन और प्रिवेंशन बिफोर क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने कोई अगर डिस्कवर किया, हमने कोई चीज़ या कोई मेडिसिन या कुछ भी, तो वो अपने साथ एक प्रॉब्लम लेकर आ रही है, तो हम उस मेडिसिन को लें, फिर उस प्रॉब्लम की जो फिर से मेडिसिन बनाए। तो इससे बेहतर यही है कि हम ऐसा तरीका यूज़ करें, पॉल्यूशन या प्रॉब्लम जो हमारी क्रिएट हो रही है उसके लिए हम कोई और मेथड यूज़ करें, जिससे कि हमारी वो मिडिल वाला पार्ट हमारा यूज़ ना हो और ना हमारी पॉल्यूशन आए। देखिए, इट इज़ द पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑन द मॉलिक्यूलर स्केल। ये जो प्रिवेंशन है ये मॉलिक्यूलर स्केल प्रिवेंशन। एक्चुअल ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ही यही है, प्रिवेंशन बिफोर कॉजिंग क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसका एक सॉल्यूशन हमें दे देना। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं केमिकल रिएक्शंस के? देखिए, ये सिंपल होनी चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री यदि सिंपल हो, सेफ हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। रिन्यूएबल रिएजेंट्स हो जिससे कि हम बार बार उन्हें यूज कर सकें। रिन्यूएबल रिएजेंट्स, एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स का यूज हम ना करें, क्योंकि टॉक्सिक का केमिकल यूज करेंगे तो ये हमारा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री इज द डिजाइन और यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ hazardous substances। ये hazardous substances के जो जनरेशन है उसे रिड्यूस करती है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री। एक और बार देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री इज द डिजाइन of chemical products and processes that reduces the use of and generation of hazardous substances। अब बात करते हैं इनके 12 प्रिंसिपल्स। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये है 12 प्रिंसिपल्स। एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स नहीं है, ये है ग्रीन केमिस्ट्री की क्वालिटीज़। किसी भी सब्सटेंस की या प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, किसी भी रिएक्शन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि वो हमारी ग्रीन केमिस्ट्री में यूज़ हो। ग्रीन केमिस्ट्री की आती है हमारी प्रिवेंशन, बस कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, वही है हमारी। तो इनकी एक ट्रिक है, ये AIMLE PRODUCT। अब देखिए, जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन्हें जरा एक बार पढ़िए। ये इंटरचेंज कर लीजिएगा। आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ट्रिक के लिए एम, इसे अपोजिट कर लीजिए, LE अपोजिट लिख के आइए मुझ पर। एम ले प्रोडक्ट, एम ले प्रोडक्ट, ये 12 प्रिंसिपल्स हो गए। ए फॉर एटॉमिक इकोनॉमी, I for improve process, M for minimize toxicity, E for environment friendly, L for less hazardous, P for prevention, R for real time analysis, O for omit or reduce chemical derivatives, D for design biodegradable product, U for use of chemicals, use of safer chemicals, C for catalyst use, and T for technology। इन्हें देखिए आगे क्या है। एटम इकोनॉमी, ट्रिक याद रखिएगा, एम ले प्रोडक्ट, एटम इकोनॉमी, इम्प्रूव प्रोसेस, मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेस हजार्डस, प्रिवेंशन, रियल टाइम एनालिसिस, ओमिट और रिड्यूस केमिकल डेरिवेटिव्स, डिजाइन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ सेफर केमिकल्स, कैटलिस्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब आगे बात करते हैं इनकी। एटम इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी क्या है? एक्चुअली ये है हमारी एफिशिएंसी। जैसे कि हमें पता था एफिशिएंसी क्या होती थी हमारी। हमारी कोई रिएक्शन वो होती है हमारी
इनपुट इनपुट दिया हमने कोई, ये इनपुट है आई, इनपुट से हमारी हमें मिला एक आउटपुट। तो हमारी इफिशियंसी क्या होती थी, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, इसे हम ईटा से डिनोट करते थे। ये हो गई हमारी एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये हमारी एफिशिएंसी होती थी। तो यही सेम यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होना है, यानी हमारा ये इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब देखिए हमारी जो, हम कहते थे हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो हमारा अच्छा है, जो भी फ्यूल या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं हम, या पावर जनरेट हो रही है तो वो हाई हो, तो हमारा गुड क्वालिटी फ्यूल है। मतलब देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, यानी इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इंटू 100 करते हैं, तो यही होगा हमारा एटम इकोनॉमी। यही हमारी एफिशिएंसी भी कहलाती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इंटू। प्रोडक्ट में क्या यूज करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100, यही होता है। इट इंक्लूड्स मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, वही हमारी कहलाती है एटम इकोनॉमी या एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हमें अगर ग्रीन केमिस्ट्री में चाहिए तो हमें मैक्सिमम चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सकती है, 70 हो, 80 हो, 90 हो, कितनी भी हो सकती है। जैसे कि हमारा कोई भी सबस्टेंस या कोई भी प्रोडक्ट हमें पहले 10% दे रहा है, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया वो हमें दे रहा है 12%, तो जरूरी नहीं है 100% एफिशिएंसी अच्छी हुई। यहाँ पर हमारी ग्रीन केमिस्ट्री में 12% अब तक हमें मिली है, वो हमारी 12% मान लीजिए, तो हमारी 12% ग्रीन इकोनॉमी होगी, ग्रीन केमिस्ट्री होगी। अब बात करते हैं इम्प्रूव प्रोसेस की, दूसरा पॉइंट इम्प्रूव प्रोसेस। ओके, सिलेक्शन ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रॉ मटेरियल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल और फीड स्टॉक। स्टार्टिंग मटेरियल यानी रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं। अब स्टार्टिंग में मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो सिलेक्शन वो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल का हो, जो हमें बार बार मिल सके, जैसे सोलर लाइट है हमारी या कोई और है। अगर हम इनकी जगह पर मान लीजिए कोल का या पेट्रोल का यूज करेंगे तो वो हमारे लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये हमारी पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं काफ़ी हद तक। और ये हमें एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद हमें नहीं मिलेंगे, तो हमारा जो मेथड है अब तक हमने, जैसे कि मान लीजिए कल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमारे जो व्हीकल्स बने हैं ये सभी वेस्ट होंगे, ये किसी काम के नहीं होंगे जो कि आज व्हीकल बन चुके हैं। तो यही है इम्प्रूव प्रोसेस की, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है या फीड स्टॉक कहते हैं हम इसे, या रिएक्टेंट कहते हैं, वो हमारा रिन्यूएबल होना चाहिए फीड स्टॉक। अब बात करते हैं, दूसरा है मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। मिनिमाइज टॉक्सिसिटी कैसे, मिनिमाइज टॉक्सिसिटी बाय डिजाइन सेफर केमिकल्स। जो केमिकल्स हैं अगर उन्हें हम टॉक्सिक यूज ना करें तो वो हमारे मिनिमाइज टॉक्सिसिटी कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्लोरीन है, CFC है, CFC हमारा क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा ओजोन को डिप्लीट करता है, लेकिन हम अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं, HCF, वो HFC, ये हमारा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं हम इसमें क्लोरीन को, तो ये हमें ओजोन जो डिफ्यूजन लेयर है वो रिड्यूस होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी CFC कर रहा था, उससे कम ही होगी। तो ये हमारे मिनिमाइज टॉक्सिसिटी हुआ। अब बात करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली की। मतलब क्या होगा इसका, कि पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, वही है। देखिए ये रहा, यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या हेल्पिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ना तो वो वोलेटाइल हो ना ही टॉक्सिक हो, क्योंकि ये हमारे फिर हेल्थ हजार्ड क्रिएट करेंगे, यानी हमारी हेल्थ रिस्क इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे ना तो वोलेटाइल हों जो सॉल्वेंट या हम यूज़ कर रहे हैं, या एक्सुअलरी या हेल्पिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे टॉक्सिक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वाटर यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिशियल है,
लिक्विड CO2 हमारा डेंजरस है, सॉरी सेफर केमिकल है। एल्कोहल है, ये भी हमारा सेफर केमिकल, सेफर सॉल्वेंट है, ये हमारी सेफर सॉल्वेंट्स है। आगे बात करते हैं लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड रिएजेंट और आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर। ये तीनों नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, रिएक्टेंट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट भी, और इनके साथ जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो भी हमारे सेफ होने चाहिए। प्रिवेंशन क्या क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट है, हमारा मेन प्रिंसिपल है। देखिए ये लिखा हुआ भी है, इट इज़ द मेन प्रिंसिपल। क्योंकि देखिए हमारा जो डेफिनेशन में ही था, प्रिवेंशन बिफोर कॉजिंग अ प्रॉब्लम, तो प्रिवेंशन ये वही है। तो प्रिवेंशन है तो मेन पार्ट तो होगा ही हमारा, यही तो हमारी ग्रीन केमिस्ट्री है। तो अवॉइडिंग वेस्ट जनरेशन रेदर देन सर्चिंग अ पाथ टू वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए हम जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के द्वारा वेस्ट भी हमारा जनरेट हो रहा है, तो हम उसे वेस्ट को कहीं पर शिफ्ट करने की जगह पर हम अगर ये प्रोसेस न करके हम कोई ऐसी प्रोसेस करें कि वेस्ट ही जनरेट ना हो, तो वो होगी हमारी प्रिवेंशन। देखिए रियल टाइम एनालिसिस, अब ये क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो हमने लार्ज अमाउंट में बनाएंगे, तो पता नहीं वो कल एक्सप्लोड कर जाए या कुछ और उसमें हमारे, हाँ जो है टॉक्सिक सब्सटेंस हो वो हमें रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इससे अच्छा यही है कि हम उसकी कैलकुलेशन नॉर्मल स्केल पर या छोटे स्केल पर कर सकते हैं। उसे ही हम कहते हैं यूज ऑफ सुइटेबल एनालिसिस इन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लेस सब्सटेंसेस। उसकी मॉनिटरिंग करना या एनालिसिस करना कि क्या ये प्रोडक्ट हमारा सही है, जो हमने बनाया है वो क्या सही है। जैसे कि हम कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई नया फॉर्मेशन करता है तो उसे पहले चेक करता है, क्या ये जो बनाया है ये पहले वाले से बेहतर है और ठीक है, हमारा प्रिवेंशन कर रहा है, कोई कॉज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रियल टाइम एनालिसिस होता है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पर होता है। ओमिट और रिड्यूस केमिकल, ओमिट मतलब एलिमिनेट कर देना, या रिड्यूस करना यानी कम कर देना केमिकल डेरिवेटिव, यानी देखिए एक्स्ट्रा स्टेप्स को। तो देखिए यूज ऑफ, वी शुड यूज द प्रोसेस विच अवॉइड एक्स्ट्रा स्टेप एंड एक्स्ट्रा रिएजेंट। अब देखिए एक्स्ट्रा स्टेप होंगी, यानी कोई रिएक्शन हमारी 10 स्टेप या 15 स्टेप हो रही है, तो उसमें रिएक्टेंट भी ज़्यादा यूज होंगे, तो इन्हें कम करना ही हम कहलाते हैं हमारे केमिकल डेरिवेटिव को रिड्यूस करना। देखिए डिजाइन फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट शुड बी बायोडिग्रेडेबल सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। बायोडिग्रेडेबल होगा तो इजीली डिग्रेड कर जाएगा हमारी सॉइल में, वाटर में, कहीं भी, जिससे कि हमारी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। जबकि जैसे कि हमारी प्लास्टिक वो हमारी डिग्रेड नहीं करेगी, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ये देखिए यूज ऑफ ग्रीन प्लास्टिक इन प्लेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हमारी जो जनरल प्लास्टिक है उसकी जगह पर अगर हम ग्रीन प्लास्टिक यूज़ करें तो ये हमारी यूज़फुल होगा। देखिए जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल है यूज़ ऑफ डाई एसाइल हाइड्रोजीन, यूज़ ऑफ डाई एक्राइल हाइड्रोजीन इन प्लेस ऑफ डीडीटी, डीडीटी की जगह पर अगर इसे यूज़ करेंगे तो ये भी हमारा हेल्पफुल होगा। यूज़ ऑफ सेफर केमिकल्स, देयर शुड बी, there should not cause any explosion or fire or toxic chemical in case of accident। सेफर केमिकल का यूज करना यानी कि हमारे जो केमिकल्स हैं वो पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं करें, इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो एक्सप्लोजन ना करें। जैसे कि हम देखते हैं, हमने एग्जांपल देखा था लास्ट टाइम कि जो वाटर है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड की मिलाएंगे, जिससे कि क्योंकि एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। तो यानी हमने जो देखा था कि 20 या 25 लीटर पानी लिया था एक टब में या बाल्टी में, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने H2SO4 मिलाया था। लेकिन इसी की जगह पर हम अगर उल्टा करें कि हमने 20 लीटर H2SO4 ले लिया और उसमें एक-एक बूंद करके पानी की डालेंगे, तो उसमें एक्सप्लोड कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा बहुत बुरी तरह। क्योंकि जो हमारा वाटर था वो हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा था वहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होगा, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा, हीट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो सही प्रोसेस थी कि हम H2SO4 को या एसिड को हम वाटर में रिलीज करें, ना कि वाटर को एसिड में। तो देखिए आगे बात करते हैं यूज ऑफ कैटेलिस्ट इनकी सेलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन
एंड रिड्यूस वेस्ट। देखिए कैटलिस्ट जो हम गुड क्वालिटी का यूज करेंगे तो देखिए वो टॉक्सिक तो होगा ही नहीं। इसके अलावा अगर जो हमारा कैटलिस्ट है वो हमारा ऐसा हो कि हमारी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसे इंक्रीज कर दे, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे। क्योंकि हमारे किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट काफी यूज हो सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज करते हैं जो हमारा मैक्सिमम फॉर्मेशन देता है। उसे ही हम बोलते हैं सेलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा तो सीधी बात है जो है वेस्ट को वो उसे रिड्यूस करेगा। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एनर्जी इफिशिएंसी। एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हमारी इफिशिएंसी भी अच्छी होगी। हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं पुराने मेथड से तो हमारी वो रिएक्शन शायद बेकार हो, लेकिन जो नए मेथड है वो हमारी इफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मॉडर्न एपरेटस या टूल्स यूज होते हैं उसमें। देखिए हाई टेम्परेचर प्रोसेस कैन बी डन एट रूम टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर की प्रोसेस हैं उन्हें हम रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें पॉसिबल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखिए इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल, एटम। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये देखिए एक पार्ट, ये दूसरा हमारा, ये इसके साथ रिएक्ट करके हमारा एक दूसरा पार्ट है HCl, तीसरा पार्ट है ये, चौथा पार्ट है हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों मिलाकर हमें एक फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मेन प्रोडक्ट है, हमें ये जो चाहिए। इसके अलावा जो भी मिलेगा चाहे वो कितना भी यूजफुल क्यों हो, लेकिन हमें केवल ये चाहिए। तो इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो वेस्ट होगा। तो पहला जो पार्ट है हमारा CH3COO दूसरा है HCl, तीसरा पार्ट है CH3OH प्लस H2SO4। ये दे रहा है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH COO CH3। तो देखिए पहला पार्ट जो है, पहले में कार्बन कितनी है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की अमाउंट 6 है और ऑक्सीजन की अमाउंट 1 है। तो हाइड्रोजन कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो इनकी जितनी जितनी अमाउंट दे रखी है, कार्बन की 3 है, हाइड्रोजन की 6 है और ऑक्सीजन की 1 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद में आएगा हमारा 58 ग्राम। ठीक है 58। HCN का कितना है हमारा, H की कितनी है 1, कार्बन की हमें पता है 12 होता है और नाइट्रोजन का होता है 14 वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ये हमें देगा 27। अगले में देखिए क्या है हमारा CH3OH। तो H की अमाउंट 4 हो गई, O1 है और C1 है। तो C1H4O। तो कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की फिर से 16। तो 16 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1, ये देगा हमें 32। आगे बात करते हैं H2SO4 की। तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 वेट होता है और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। तो ये देगा हमें मल्टीप्लाई होने के बाद और ऐड होने के बाद 98। ये ओवरऑल हो गया हमारा 215। अब देखिए प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन कितने हमारे 3 3 6 एंड 2 8 एंड ऑक्सीजन है हमारे 2। तो देखिए C5H8O2 ये देगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। इनके करस्पॉन्डिंग जितनी अमाउंट दे रखी है उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये देगा हमें 100। अब याद रखिएगा इफिशियंसी या एटम इकोनॉमी कभी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपका जैसे कि 215 है, अगर 215 से हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसका वेट 100 की जगह पे 216 होता, तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इतना नहीं आ सकता, 100 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। और रियलिटी की बात करें तो 100 आएगा ही नहीं। लेकिन देखिए एटम इकोनॉमी कितना है इसका, यानी इफिशियंसी, आउटपुट 100 मिल रहा है अपॉन इनपुट 215 इंटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये देगा हमें इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी है हमारी 46.5 निकल गया इससे। यही कहलाती है हमारी एटम इकोनॉमी।
और देखिए सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, यहाँ पे हर पॉइंट पे COOH एंड COOH दोनों स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पर। इसे क्या लिख सकते, देखिए COOH। पॉइंट कितने इसके, जो बैंड बोल सकते हैं इसके, कितने हैं, देखिए ये है 1 2, एक बैंड यहाँ पे 3 एंड 4। तो ये हर जगह CH2 होगा। देखिए COOH तो ये होगा। अब मिडिल में क्या होगा हमारा, CH2 का होल 4 COOH। अब आगे बात करते हैं इसकी, ये हो गया इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कन्वेंशनल रूट यानी ओल्ड मेथड की, एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद में नए मेथड आए, उसे हम कहते हैं गिल्डिंग मेथड। तो कन्वेंशनल रूट यानी पहला क्या होता था, पहले में रिडक्शन होता था बेंजीन का, और ये फॉर्मेशन करता था फिर हमारा साइक्लोहेक्सेन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए किसी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, या किसी रिएक्टेंट में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वही होता है हमारा रिडक्शन। तो बेंजीन क्या होती है, एक रिंग होती है सर्कुलर रिंग अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड देखिए ये रे मिडिल में दे रखे हैं, और बेंजीन रिंग यानी एक सर्कुलर रिंग। अब ये रिंग हमारी साइक्लोहेक्सेन बनाती है। साइक्लोहेक्सेन यानी रिंग हम इसमें से निकाल दें, वो सॉरी अल्टरनेट डबल बॉन्ड निकाल दें, तो यही हमारा साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, जो एम्प्टी चेन। तो देखिए ये बॉन्ड है हमारे 3 मोल ऑफ H2। तो H2 हर जगह H2 ऐड हो जाएगा, H हर पॉइंट पर एक एक H ऐड हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट है। तो हर पॉइंट पर H ऐड होगा तो ये देगा हमें साइक्लोहेक्सेन। अगर H ऐड होगा तो ये हमारा बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, तो ये देगा हमें साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन की रिएक्शन 3H2 के साथ में रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन दिया। इसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये साइक्लोहेक्सेन देगा हमें, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये देगा हमें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सॉरी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। अभी साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन बाय द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए रिडक्शन बताया था मैंने आपको, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। ऑक्सीजन है इसका अपोजिट होता है, या तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो हमने कहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, वो देगा हमें साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी देखिए इससे ये बना साइक्लोहेक्सेन, अब इससे ये नीचे वाला बन गया। अब ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ये डबल बॉन्ड O हो गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गई इसमें, ये देखिए ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। अब बात करते हैं एडिपिक एसिड फॉर्मेशन। अब एडिपिक एसिड बनेगा ये वाला डायरेक्ट। अब कैसे बनेगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में एडिपिक एसिड फॉर्मेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिनन। अब साइक्लोहेक्सिनन का फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें ये HNO3 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमें देगा एडिपिक एसिड। अब देखिए आगे बात करते हैं, चलिए इसे देखते हैं और एक बार कैसे कैसे फॉर्मेशन हुई है हमारी इसकी। देखिए पहले बेंजीन आई, बेंजीन से बना हमारा साइक्लोहेक्सिन, हेक्सेन से बना साइक्लोहेक्सिनन, और सीधे बन गया हमारा जो है एडिपिक एसिड। अब इसके बाद आगे बात करते हैं क्या होगा। अब बात करते हैं ग्रीन रूट। अब नया मेथड आया था, वो क्या था, अब इसमें यूज किया हमने इकोलाई कैटलिस्ट का। अब देखिए ग्लूकोज लिया इसमें हमने C6H12O6। देखिए ऑक्सीजन कितनी हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ये रहे 6 C6H12O6 एंड कार्बन भी 6 है। अब देखिए ये हमारा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब बनाएंगे कैसे, देखिए पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाने के बाद में एक O लगाएंगे, O एंड L फॉर्मेशन कर दिया, L ये लगी L लग गया।
अब हर जगह जो भी बच रहा है उस जगह OH लगा दीजिए, यही होती है हमारी ग्लूकोज की फॉर्मेशन। देखिए O लगाया बेंजीन में, और उसी की साइड में किसी भी साइड पर आप L लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर O लगा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर या नीचे L लगा दीजिए और OH लगा दीजिए हर जगह पर, यही होती है हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज की इकोलाई की प्रेजेंस में रिडक्शन रिडक्शन कराइए, रिडक्शन कराई तो ये देगा हमें COOH, यहाँ पर COOH प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये OH ऐसी की ऐसी रहेंगे। तो ये रिडक्शन होने के बाद में ग्लूकोज हमें देगा 3 हाइड्रोक्सीसिकेमेट, इसे हम हाइड्रोक्सीसिकेमेट कहते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है इसे बनाना काफ़ी ईजी है। अब देखिए हमें एडिपिक एसिड पता है ये होता है, तो इसी में अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें तो ये इससे ऊपर वाला फॉर्मेशन दे देगा, ये जो कहलाएगा हमारा सिस सिस म्यूकोनिक एसिड, सिस सिस म्यूकोनिक एसिड। तो देखिए इसमें भी हम रिडक्शन करा रहे हैं, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, दूसरे पार्ट में भी, तीसरे में भी रिडक्शन हो रहा है। देखिए रिडक्शन ये रहा, तो हर पार्ट में रिडक्शन हो रहा है इसके में, याद रखिएगा इस चीज को, रिडक्शन एंड रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन हुआ इक्वलाई की प्रेजेंस में 3 हाइड्रोक्सीसिकेमेट का, तो ये देगा सिस सिस म्यूकोनिक एसिड। अब इसका फिर से रिएक्शन कराएं H2 या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये फिर से हमें दे देगा एडिपिक एसिड। अब देखिए इसकी रिएक्शन एक बार देखते हैं, ग्लूकोज 3 हाइड्रोक्सीसिकेमेट एंड देन इट further reduced, further on reduction it produces cis muconic acid, and overall further reduction it produces adipic acid। अब इसे देखिए इस रिएक्शन को यूज करना काफी इजी है। ग्लूकोज आप सीख चुके हैं, बेंजीन में O लगाएंगे और ऊपर लगा देंगे L या नीचे लगा देंगे L, कहीं पे भी L लगा सकते हैं, जितनी भी जगह बची है हर जगह पर OH। ये बना दिया आपने, ये आपको एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है। इसी में अगर आप डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। अब बचा है आपका ये पार्ट, आपको केवल इसमें ये पार्ट याद करना है। अब इसमें देखिए ये भी डिफरेंट नहीं है कि हर जगह रिएक्शन हो रहा है तो हर जगह रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में एक हम देखना चाहते हैं, इन दोनों में एक याद करना कैसे, इन दोनों को इजी, इन सबको यूज इजीली याद कैसे करें। अब देखिए हाल ही में एक मूवी आई RRR, अच्छी मूवी है काफी, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है आर आर एंड आर, इससे रिलेट करके हम देख सकते हैं कि ये अच्छी है, क्योंकि इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था इसके गाने। तो देखिए RRR तो हमारा ग्रीन रूट होगा, तो इसमें क्या है देखिए, इसकी रिएक्शन याद करना भी इजी है, जैसे कि देख चुका हूँ मैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना 3 हाइड्रोक्सीसिकेमेट, अब बना सिस म्यूकोनिक एसिड एंड देन एडिपिक एसिड। अब हो सकता है आपको इनके नाम याद ना हो, लेकिन ये रिएक्शन याद रखिएगा। इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, और बेंजीन में ऑक्सीजन लगाने के बाद O एंड L प्लेस करने के बाद ये बन जाएगा हमारा ग्लूकोज। तो ये आपको याद रहेगा, एक स्टेप आप केवल ये याद करना है। अब बात करते हैं ऊपर की। अब इसमें क्या हो रहा था, RO रो, या रो यानी रोना, तो ये हमारा बेकार है, तो बेकार समझ सकते हैं कन्वेंशनल रूट यानी बेकार रूट। तो देखिए ROO रो, तो देखिए रिडक्शन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन, उसमें तीनों में क्या होता है रिडक्शन। पहला देखिए रेनेंसी निकल की प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन, इन्हें बाद में याद कीजिएगा, पहले याद कीजिए कि फॉर्मूला या रिएक्शन हो कैसे रही है, फिर इनके नाम याद कीजिए, फिर याद कीजिए इनकी जो कैटेलिस्ट यूज है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से मटेरियल यूज हो। सबसे पहले यूज हुआ है बेंजीन, बेंजीन से हमारे डबल बॉन्ड हट गए तो केवल ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा हमारा, नाम बाद में याद कीजिएगा। डबल बॉन्ड हटा दिए, अब हटाने के बाद में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमारा ये पता है कि
ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीजन लगा दी ऊपर हमने। उसके बाद में हमें पता है कि एडिपिक एसिड बनना है तीसरे स्टेप में, तो एडिपिक एसिड बना दिए। देखिए बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉन एंड देन एडिपिक एसिड। ये हो गई आपकी फॉर्मेशन। अब याद करने के लिए इसके बाद में आपको याद करना है केवल कि नेमिंग के साइक्लो बेंजीन से रिडक्शन हुआ। देखिए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तीसरे में क्या था, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। तो ये हो गया आपकी फॉर्मेशन। अब बात करते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल करती क्या है, पैरासीटामोल आपने टेबलेट देखी होगी, आप यूज करते हैं कि हमें दर्द कम करती है या बुखार कम करती है। तो एक्चुअली यू हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो इसे कह सकते हैं हम कि ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। दूसरा ये पेन किलर की तरह यूज होती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ये, काफी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। बेंजीन पर OH लगा दिया हमने, ये वाला बेंजीन बनाई पहले तो OH लगा दिया। अब नीचे लगा दिया HN, NH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3। याद रखिएगा, एक तो ऊपर OH लगाया बेंजीन पर, नीचे लगा दिया NH C डबल बॉन्ड O CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब कन्वेंशनल मेथड यानी पुराना मेथड यानी बेकार भी कह सकते हैं इसे, जो काफी पहले यूज होता था। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, फिनॉल लिया। फिनॉल, फिनॉल की टाइट्रेशन, टाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेशन के, नाइट्रेशन कराया इसका। नाइट्रेशन इन मीन एन HNO3 की प्रेजेंस में प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराई, H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन कराई इस फिनॉल के साथ। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पर OH ग्रुप लगाता है। या अगर बेंजीन आप बार बार डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे हैं तो सिंपली एक बार यहाँ पर सर्कुलर लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं बीच में, तो यही हमारा बेंजीन भी होता है। तो देखिए बेंजीन पर अगर OH ग्रुप लगाते हैं तो ये हमारा फिनॉल कहलाता है। फिनॉल OL याद रखिए, तो OL है तो OH लगा दिया हमने। तो फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन कराई हमने, नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ये रहा। H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, तो याद रखिए केवल आपको ये याद रखना है NHO3, सॉरी HNO3। नाइट्रेशन कराने के बाद, नाइट्रेशन कराएंगे तो देखिए एन, ये OH अलग हो जाएगा। OH अलग हुआ तो क्या बचेगा इसमें, NO2, इसमें से बनेगा NO2, ये NO2 बचेगा। तो NO2 लग जाएगा हमारा इस रिएक्शन में यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दो जगह। एक को बोलते हैं हम ऑर्थो, दूसरी को बोलते हैं हम पैरा। तो हमारा जो पैरा है हमें वो यूज करना है, पैराफिनॉल। अब देखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमीन, यानी पैराफिनॉल नाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन कराएं रेनेंसी निकल की प्रेजेंस में, तो ये हमें देगा अमीनो, पैरा अमीनो। देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल था, अब इसकी H2 या Na की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो अमीनो की, अब ये नाइट्रो की जगह पर अमीनो कर देगा। अमीनो प्रेजेंस, ऑक्सीजन हट जाएंगे हमारे दोनों, उनकी जगह पे हो जाएगा हमारा H2 ग्रुप। अब देखिए लास्ट स्टेप हमको याद है कि बेंजीन पर NH हो जाएगा यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब देखिए डबल बॉन्ड OCH3 कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से, ये ये देखिए ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर एक H यहाँ से हट जाएगा, इसमें से एक H हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा ये लग जाएगा और एक H यहाँ से हट जाएगा, ये वाला ये हट जाएगा। तो यही देगा हमें, देखिए रिएक्शन करके हमारा पैरासीटामोल, ये हो गया हमारा पैरासीटामोल। अब देखिए क्या हो रहा है लास्ट टाइम पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक इसका एडिशन हो रहा है इसके साथ, पैरा अमीनो फिनोल के साथ में रिएक्शन होके ये दे रहा है हमें एनहाइड्राजीन, एनहाइड्राजीन या सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। न्यूक्लियोफिलिक एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये दे रहा है हमें पैरा अमीनो सॉरी पैरासीटामोल। अब देखिए इसे कैसे याद करें।
आपको लास्ट प्रोडक्ट तो याद ही हो गया होगा। बेंजीन पर OH लगाया और नीचे लगा दिया NH सी डबल बॉन्ड OCH3, यानी जो हमारा पैरासीटामोल है वो तो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, बेंजीन पर OH लगाया तो बन गया फिनॉल। तो फिनॉल का पहले हमने कराया नाइट्रेशन, तो ये बना हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर आप डायरेक्ट अगर पहले वाले पार्ट को नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। ये हमने क्या कहा था कि केवल आप उसे यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो आपको दे रखा होगा, जो आपको यूज करना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, दूसरा वाला है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, ये वाला तो प्रोडक्ट यूज करेंगे हम। तो देखिए, फिनॉल फिनॉल की जगह पर हमारा जो इसके साथ में फिनॉल के साथ में लग गया हमारा NO2, नाइट्रेशन यानी NO2। HNO की रिप्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन कराते हैं हम, तो ये देखा हमें NO2 लग गया ग्रुप में, पहले फिनॉल था, उसी फिनॉल में लग गया NO2। अब NO2 लग गया तो O2 हट जाएगा अगली रिएक्शन में, और अगली रिएक्शन में आ जाएगा H2। H2 आ गया, इसमें से H हट के लग जाएगा हमारा जो सीधे फॉर्मेशन कर देना है हमें एडिपिक एसिड का। ये एक H हट के बन जाएगा हमारा, ये पार्ट आ जाएगा। या तो नीचे वाले पार्ट को लीजिए, इस पार्ट को, या इस पार्ट को ले लीजिए। ये देगा हमें NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब आगे बात करते हैं इसकी ग्रीन रूट की। इसी का ग्रीन रूट क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए, इसमें फिर से फिनॉल यूज हो रहा है, दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल हमारा फिनॉल है। इसमें भी फिनॉल है। फिनॉल का हमने कराया रिएक्शन एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड वही है जो हमने पहले लास्ट में यूज किया था। तो इसके साथ में रिएक्शन कराई, इसके साथ में रिएक्शन कराए तो ये पार्ट आ जाएगा हमारा यहाँ। लास्ट में H हटा के लग रहा था, यहाँ पे भी H जो इसके साथ में H अटैच होगी उसको हटा के ये लग गया, ये लग गया। अब इसके बाद में करेंगे, इसी को बोलते हैं हम H हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। अब आगे देखिए, हमें आगे क्या करना है, कीटोमाइन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोमाइन बाय रिडक्शन। इसका करा दिया हमने रिडक्शन। अब रिडक्शन कराया तो ये लग गया यहाँ पे, देखिए NOH, ये पार्ट यहाँ से NOH, ये पार्ट आया, ये पार्ट आके इस एक इस बॉन्ड को हटा देगा, इस बॉन्ड को हटा देगा तो यहाँ पे लग जाएगा N, और उसके साथ में OH अटैच है। H2 हट गया, H2 और O बन के मिलके बन गया H2O। ये अलग निकल जाएगा, अलग फॉर्मेशन। H2O निकलने के बाद ये बन गया हमारा फॉर्मेशन। इसके बाद सीधे हमारे एडिपिक एसिड, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। और इसमें जो एडिपिक एसिड बन रहा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए, इनमें एक ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्रिक है आपके लिए यूज़ करने के लिए, जो कि है हमारी देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल आपको याद रखना है कि फिनॉल है। फिनॉल यानी पी, पी से फिनॉल, पी से पैरासीटामोल, और इसमें भी पी से पैरासीटामोल है। अब बात करते हैं इसमें भी, देखिए दूसरे वाले में फिनॉल है। ये आपको प्रोडक्ट याद ही है कि पैरासीटामोल का है क्या। बेंजीन पर OH लगाया और नीचे लगा दिया NHC डबल बॉन्ड OCH3। ये आपको पता है फिनॉल से यूज स्टार्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट अब बचे आपके बीच वाले, इसमें बना NO2 लगा दिया, उसी फिनॉल पर हमने NO2 लगा दिया। अब NO2 लगाया, उसी की जगह पर लगा दिया हमने NH2, क्योंकि NH आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला। अब इतना तो याद कर सकते हैं आप, NH की जगह पर उल्टा चलेगा रिएक्शन में, आपको याद करनी है तो NH की जगह पर आप लगाइएगा। पहले तो आपने लिखा पहले ही, अब लास्ट में पहुंच जाइए सीधे। आपको ये पता है कि हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये है, ये। अब नीचे है NH। अब आपको पता है कि आपको ये ग्रुप हटाना है, तो इससे ऊपर था हमारा NH2, तो NH2 गया। अब H2 को हटा के O2 लगा दीजिए, ये वाला। आपकी ये रिएक्शन की स्ट्रक्चर हो जाएगी कंप्लीट आपकी जो। फिर आपकी नेमिंग और केवल कैटलिस्ट यूज आपको याद करना है। इसमें देखिए, इसमें भी पैरासीटामोल की जो रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा फिनॉल, पी से पैरासीटामोल, पी से फिनॉल। अब देखिए, इसमें भी फिनॉल यूज हो रहा है, तो पहला पार्ट आपको याद है, दूसरा पार्ट आपको लास्ट ये वाला याद है, तीसरा स्टेप, इसमें भी हमारा फिनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। ये दो पार्ट तो आपको याद हो गए। अब इसके बाद आती है इसकी रिएक्शन।
अब देखिए पहले पार्ट में हमने जो लास्ट स्टेप किया था वो लगाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट हमें इस जगह रिप्लेस कर देना, इस जगह रिप्लेस करके ये बन गया हमारा पार्ट। अब हमें देखिए O को हटा के हमें रिडक्शन करानी है, तो NOH यानी ये पार्ट NOH ये पार्ट लगा देना। अब NOH लगा दिया, ये NOH ऑक्सीजन को हटा, तो ये अब बन गया हमारा मिडिल पार्ट। आपको ये पार्ट याद करना है, दोनों वाले बीच वाले, पहले और लास्ट आपको याद ही है फिनॉल एंड ये दो पार्ट याद है आपको, दो याद करने हैं। इसमें आपको शायद चारों याद हो गए होंगे। तो अभी तक यही थी हमारी ग्रीन केमिस्ट्री। सो थैंक यू एवरीवन।